गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेल्को वेलकम बैक इन पी ब्लॉक केमिस्ट्री। बेटा हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम 16th ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रिपरेशंस और जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके 16 ग्रुप में गिवन है। बेटा तो हम सारा का सारा 16 ग्रुप कवर करते करते अपने लास्ट टॉपिक पे दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस पे आ गए थे बेटा। और आज कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से H2SO4 प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। डन। और उसके आगे फिर हम ग्रुप 17 भी स्टार्ट कर देंगे बेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। अब देखो बेटा, कांटेक्ट प्रोसेस, जो कांटेक्ट प्रोसेस है बेटा, ये होती है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 के लिए। और प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 इसकी बात करेंगे बेटा। क्लियर है? तो देखो प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। और इजी का मतलब क्या है बेटा हमारा, देखो हम केस डिस्कस करते हैं इसमें वन बाय वन करके। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 की, तो स्टेप्स में प्रोसेस करेंगे हम लोग, इन स्टेप्स बेटा। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या होगा इस केस के अंदर, सल्फर ओर, कोई भी आपको सल्फर ओर मिले, उस सल्फर ओर इज heated in the presence of oxygen to give सल्फर डाइऑक्साइड। या तो आप किसी सल्फर के ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करो बेटा, या कंबशन करो उसकी, ताकि आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाए। ठीक है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो देखो आप और ले सकते हो कोई, जैसे मैं अगर बात करूं बेटा FeS2 आयरन सल्फाइड, अगर मैं इसकी करता हूं बेटा, इसको हीट करता हूं, कंबशन करता हूं इसकी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आई विल गेट Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, हमें इस तरीके से मिल जाती है। अब इसको बैलेंस करो बेटा, यहां पे 2 है क्योंकि 2 आयरन थे बेटा, S कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 4 लगा लो। अब हमारे पास सारी चीजें बैलेंस है सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के। यहाँ पे 3 और 8 11 मतलब यहाँ पे 11/2 आ गया बेटा। तो इस तरीके से हम एक स्टेप में क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया बेटा आपको यहाँ पे। तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। आप चाहो तो इस सल्फर डाइऑक्साइड को सीधा क्या कर सकते हो, सल्फर लो बेटा, और सल्फर को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन करो उसकी। When you do the combustion of sulfur in the presence of oxygen, then you will get sulfur dioxide। तब भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। लेकिन इस सल्फर के लिए फिर से आपको सल्फर ओर की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी। आपको पता है मेटलर्जी चैप्टर था इससे पहले, जो कि इस साल सिलेबस में नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स को उनके ओर से हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं बेटा। तो वहां पे एक केस था, फिर हमें पूरी की पूरी प्रोसेस लगानी पड़ेगी, देन वी विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड इन दैट केस। तो जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है बेटा इस केस में। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है इस प्रोसेस का, दैट इज द की पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का जो की पॉइंट है दैट इज सेकंड पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसलिए मैं यहां पे स्टार लगा रहा हूं बेटा, 1 2 3 4 स्टार लगा दिया। फिर इसमें क्या होता है, इस पॉइंट के अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड is converted to sulfur trioxide। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना एक इजी प्रोसेस नहीं है बेटा। इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। देखो कैसे बेटा, अगर मैं बात करूं, वैसे तो आप सिंपली लिख सकते हो SO2 is converted to SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है।
लेकिन ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बेटा, दिस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है? अब इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे बेटा। हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला केस आ रहा है यहाँ पे, हमने बोला कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रोसेस नहीं होगी। और वैसे भी बेटा अगर आप सिंपली SO2 को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप क्या कर रहे हो, कंबशन कर रहे हो, तब भी आपको SO3 डायरेक्टली नहीं मिलता अनलेस और अंटिल यू विल यूज कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए प्लेटिनम यूज किया जा सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल किया जा सकता है प्लेटिनम यूज। बट अगर इस केस के अंदर, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई और गैस प्रेजेंट है बेटा, तो वो प्लेटिनम को एफिशिएंसी को खत्म कर देती है। इसलिए हम ऐसा कैटलिस्ट यूज करते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी खत्म ना हो और बहुत ही एफिशिएंटली बेटा क्या कर दे, वो SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर दे बेटा। तो ये हम प्रोसेस लगाते हैं SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए कि V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा, और उस कैटलिस्ट की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब लो टेम्परेचर इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब देखो इसी केस के अंदर तीसरा केस बेटा यहाँ पे। अब इस प्रोसेस में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। व्हाट वी जनरली डू, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करते हैं बेटा। इफ वी टॉक अबाउट द ली चैटलियर प्रिंसिपल इन दिस प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करें तो देखो क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस एट लो टेम्परेचर, इस प्रोसेस में जो अमाउंट होगा SO3 का वो ज्यादा तब बनेगा जब हम इस सिस्टम का टेम्परेचर काफी लो रखेंगे। लेकिन फिर भी बेटा हम क्या रखते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर जो होता है इट्स अराउंड 720 केल्विन। 720 केल्विन के अराउंड हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर रखते हैं बेटा। अब अगर आपसे कोई पूछता है 720 केल्विन जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, एक लो टेम्परेचर नहीं है, तो आपको ये याद रखना होगा बेटा कि 720 टेम्परेचर जो है वो परफेक्ट टेम्परेचर है फॉर द बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। दैट मींस कि जो 720 टेम्परेचर हमने यहां पे लिखा है केल्विन टेम्परेचर, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे कैटलिस्ट की एफिशिएंसी जो होती है बेटा दैट इज मैक्सिमम, दैट इज व्हाट मैक्सिमम। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर लो टेम्परेचर आपके पास है तो लो टेम्परेचर में इतना लो टेम्परेचर नहीं रखा गया। कई बार कंसेप्चुअली आपसे पूछ सकते हैं वो कि भाई इतना लो टेम्परेचर क्यों मेंटेन नहीं किया यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि ये जो है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर के कारण क्या होगा बेटा, हम इतना टेम्परेचर वहां पे रखते हैं। क्लियर है। अब देखो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा बेटा यहाँ पे, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्या करता है, इस रिएक्शन को फॉलो करता है बेटा, मतलब फेवर करता है। डन। क्यों करता है, देखो बेटा अगर आप इस तरफ देखोगे, इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड बेटा, तो SO3 SO2 2SO3 दोनों की दोनों क्या है बेटा, गैस है। यहां पे 3 मॉलिक्यूल है और यहां पे कितने हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं SO2 के। तो जिधर गैसेस के मॉलिक्यूल कम होंगे तो उस केस के अंदर कौन सा प्रेशर फॉलो करेगा, हाई प्रेशर। तो हम बोलते हैं ना, अगर आप किसी भी रिएक्शन के प्रेशर को बढ़ाते हो तो आपका जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज कम होंगे। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज कम है बेटा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे प्रेशर रखते हैं बेटा वो काफी हाई नहीं रखते, 2 से 3 ATM के करीब प्रेशर रखा जाता है यहां से। क्लियर है। 2 से 3 ATM क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेप का जो मेन स्टेप है बेटा, इस प्रोसेस का जो मेन स्टेप है वो यही स्टेप है कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम किस तरीके से कन्वर्ट करें बेटा।
डन। अब हम क्या करते हैं, देखो इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को फर्दर थर्ड स्टेप में बेटा, दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड react with water, you will get H2SO4। आपको क्या मिलता है बेटा, H2SO4 मिल जाता है यहां पे। या हम कहते हैं बेटा देखो, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, this sulfur trioxide react with concentrated H2SO4, you will get oleum H2S2O7। और ओलियम की, ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम गिव्स डिजायर्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। कहते हैं अगर आप ओलियम को डाइल्यूट करोगे तो आपको डिजायर्ड कंसंट्रेशन वाला H2SO4 मिल जाएगा वहां पे। क्लियर है केस? तो ये प्रोसेस है पूरी की पूरी, जो हम अब फ्लो चार्ट डायग्राम की हेल्प से चेक करेंगे बेटा। क्लियर? क्या करेंगे, फ्लो चार्ट डायग्राम की हेल्प से चेक करेंगे किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस अप्लाई की जाती है। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर मैं आगे कराता हूं। देखो बेटा, देखो बेटा, अब देखो इसका फ्लो चार्ट डायग्राम बेटा, कि फ्लो चार्ट डायग्राम क्या होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। फ्लो चार्ट डायग्राम ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए बेटा इसका। क्लियर? फ्लो चार्ट डायग्राम देखो, इस फ्लो चार्ट डायग्राम में सबसे पहले होता है सल्फर बर्नर। पहले मैं ड्रॉ कर लूं, फिर आप बनाते रहना इसको। सल्फर बर्नर, ठीक है ना, ये क्या है, सल्फर बर्नर। मतलब सल्फर के ओर्स वगैरह इस कंटेनर में रखे जाते हैं बेटा। यहां पे सल्फर के ओर होते हैं और उनको हीट किया जाता है, सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है बेटा यहां पे। क्लियर है? क्या करते हैं हम लोग, उनको हीट करते हैं। और क्या करते हैं, यहां पे हीट करते हैं। व्हेन वी हीट इट, सल्फर ओर को हीट जब करेंगे बेटा, तो यहां से आपको पता है क्या होगा, SO2 गैस जो होगी वो पास होगी इस केस के अंदर। फिर इस SO2 गैस को हम पास करवाते हैं एक और कंटेनर से बेटा, जिसको हम बोलते हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर। व्हाट वी कॉल इट, डस्ट प्रेसिपिटेटर बेटा। ये क्या है, ये डस्ट प्रेसिपिटेटर है। डस्ट प्रेसिपिटेटर। डन। मतलब जितनी भी डस्ट होती है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, वो सारी की सारी यहां पे इकट्ठी हो जाती है। देन वी मूव फर्दर, हम क्या करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। और फर्दर मूव करने के बाद विल गेट अनदर चैम्बर। ठीक है, इसको बोलते हैं,
यहां से स्प्रे करते हैं हम, किसका? वाटर स्प्रेयर है बेटे। वाटर को स्प्रे करने के लिए यहां से वाटर स्प्रे करते हैं। जब ये गैस SO2 गैस इस कंटेनर के अंदर घुसती है बेटा, तो ऊपर से वाटर स्प्रे करते हैं। तो वाटर स्प्रे करने के कारण क्या होता है, इसके थ्रू वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज कम आउट। जितनी वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है बेटा, वो क्या होती है, यहां से इसके थ्रू बाहर आ जाती है। अब जैसे ही वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज बेटा बाहर आएंगी, देखो इसमें वाटर स्प्रे करते हैं इस तरीके से। यहां पे क्या किया जा रहा है, वाटर को स्प्रे किया जा रहा है बेटा। क्लियर है? ये आ गया। अब यहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बेटा, आपको पता है अगर वाटर स्प्रे करेंगे इसके ऊपर तो क्या होगा, वो वेट होके जाएगी। तो यहां से वेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और नेक्स्ट चैम्बर में जाती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको? यहां पे वाटर स्प्रे होता है, वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज निकाली जाती है बेटा। नेक्स्ट जो है आपके पास, दैट इज डिहाइड्रेटिंग चैम्बर। डिहाइड्रेटिंग चैम्बर बेटा। क्लियर है? अब जो डिहाइड्रेटिंग चैम्बर है, इसमें क्या करते हैं हम, यहां से H2SO4 को स्प्रे करवाते हैं बेटा। H2SO4 स्प्रे। H2SO4 का स्प्रे जब करते हैं हम लोग यहां से, ठीक है बेटा, ये आता है। और यहां से फिर वेस्ट एसिड, कोई भी अगर एसिड के अंदर कोई सॉल्युबल इंप्योरिटीज होगी बेटा, वो यहां से निकल जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं, वेस्ट एसिड इज रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। वेस्ट एसिड निकल जाता है बेटा, और यहां से जब SO2 निकलती है तो दैट इज ड्राई SO2। क्या होती है बेटा? वो ड्राई SO2 गैस। फिर हम क्या करते हैं, इस ड्राई SO2 गैस को, इस ड्राई SO2 गैस को एक टेस्टिंग चैम्बर के अंदर से पास करते हैं बेटा। किसके अंदर से? टेस्टिंग चैम्बर। ठीक है बेटा। और फिर उस टेस्टिंग चैम्बर के बाद उसको पास किया जाता है आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर के अंदर से। क्लियर है? मैं लिख रहा हूं इनके सबके नाम। ये आपके पास क्या है, टेस्टिंग चैम्बर है। यहां पे ये टेस्ट किया जाता है बेटा कि वेदर द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड और सम अदर गैस इज देयर। दिस इज टेस्टिंग चैम्बर बेटा। ये टेस्टिंग चैम्बर है जहां पे टेस्ट किया जाता है कि यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है कि और है। अगर कोई और गैस हुई तो क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसके, और वहां से रिमूव हो जाती है। फिर इस सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा, आगे मूव करती है, और आगे मूव करते हुए ये जो नेक्स्ट चैम्बर आता है दैट इज प्री हीटर, सॉरी आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर। क्या बेटा, आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर। अब आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, देखो यहां पे बात करें बेटा हम लोग, तो यहां पे इस चैम्बर के अंदर, इसके अंदर हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है बेटा। और फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जितने भी आर्सेनिक के कंपाउंड होते हैं या कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर, तो वो सारी की सारी इंप्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और कई बार ये भी लिखा होता है बेटा हाइड्रेटेड Fe2O3 प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, डरना नहीं है आपके पास, हाइड्रेटेड Fe2O3 प्रेजेंट है इस केस के अंदर। फिर जब यहां से गैस बाहर निकलती है बेटा, फिर से क्योंकि हाइड्रेटेड है, फिर से ये वेट हो जाती है, वेट SO2 हो जाती है बेटा। फिर इसको हम पास करते हैं किसमें से, प्री हीटर में से।
ये क्या है बेटा? प्री हीटर। इसको पास करते बेटा किसमें से? प्री हीटर में से। जब प्री हीटर में से आप इसको पास करोगे बेटा, देन दिस विल बी ड्राई SO2, ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड होगी। इफ वी पास दिस फ्रॉम प्री हीटर, ये क्या है बेटा हमारे पास? प्री हीटर। ठीक है बेटा। अब प्री हीटर में पास होने के बाद हमारे पास ड्राई SO2 आ गई। फिर हम ड्राई SO2 को कैटालिटिक चैम्बर से पास करवाते हैं, जहां पे V2O5 रखा होता है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? कैटालिटिक चैम्बर। क्या कैटालिटिक चैम्बर आ गया? अब कैटालिटिक चैम्बर में पास होने के बाद यहां से जब गैस पास होती है, देन इट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। वो ड्राई जो SO2 होती है किसमें कन्वर्ट होती है बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड के कन्वर्ट होने के बाद देन एट लास्ट बेटा यहां से कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे करवाते हैं इसके ऊपर। क्या करते हैं? स्प्रे करवाते हैं। और जैसे ही स्प्रे करवाएंगे बेटा, तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी दैट विल गिव यू, यहां पे हमें क्या मिलेगा बेटा? इस नलके के नीचे जो टैप लगी है बेटा, उसके जगह क्या मिलेगा? H2S2O7 ओलियम मिल जाएगा, इसको आप पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हो बेटा। ठीक है। अब इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या करेंगे बेटा? हम लोग इसकी डाइल्यूशन करके डिजायर्ड कंसंट्रेशन वाला H2SO4 बना लेते हैं बेटा। ठीक है, इसकी डाइल्यूशन करके डिजायर्ड कंसंट्रेशन वाला H2SO4 बना लेते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम है बेटा, जो बुक में दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, और आपको पता भी होना चाहिए किस तरीके से फ्लो चार्ट डायग्राम है और किस तरीके से इंडस्ट्री में H2SO4 को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर केस? तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से केस होता है। और मैंने बता दिया जब आपको ओलियम मिल जाए तो ओलियम के बाद क्या करना है बेटा? आपको बस उसकी डाइल्यूशन करनी है। जैसे आपको लिखवा भी देता हूं बेटा मैं कि यहाँ पे आपको H2S2O7 की जब आप डाइल्यूशन करोगे बेटा, देन यू विल गेट H2SO4। आपको H2SO4 मिल जाएगा उस केस के अंदर बेटा। 2 4 6 7 8 सारा कुछ बैलेंस है बेटा। तो ये मिल गया, और ये डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 मिलेगा। मतलब जितनी कंसंट्रेशन आपको चाहिए होगी H2SO4 की, उसको आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखो बेटा नीचे जगह बची है, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी कवर करते हैं इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड। इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड बेटा। क्या होता है? ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है। सेकेंड, इट इज
it has high value of viscosity, इसकी विस्कोसिटी की वैल्यू काफी हाई होती है बेटा। थर्ड, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या बेटा काफी ज्यादा होता है। फोर्थ, इट फॉर्म्स H bonding due to which it has high viscosity। जो हमने पहले पॉइंट लिखा था बेटा उसका रीजन बता रहा हूं आपको कि H बॉन्डिंग करता है और H बॉन्डिंग की वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, काफी हाई होती है बेटा। अगर आप H2SO4 को डाइल्यूट करना चाहते हो, देखो बेटा ये बहुत शांत एसिड होता है, ऐसे होता है जैसे वाटर पड़ा हुआ है। सिर्फ अगर आपको देखना है H2SO4 है कि नहीं है ये, तो आप क्या करते हो बेटा उस केस के अंदर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वहां पे वो बहुत शांत होगा और थिक होगा, मतलब विस्कस लिक्विड होगा बेटा, बहुत इजीली फ्लो नहीं करेगा जैसे वाटर करता है बेटा। क्लियर है। फिफ्थ देखो, इफ टॉक अबाउट द फिफ्थ, तो हम बोलते हैं फिफ्थ के बारे में यहां पे, व्हेन H2SO4 is diluted, always add acid to water and keep on stirring। बेटा अगर आपने एकदम ही ऐसे वाटर के अंदर एसिड ऐड कर दिया तो क्या करेगा, हो सकता है वो स्प्लश करके बाहर आ जाए। और कभी भी ये गलती मत करना कि एसिड को वाटर से डाइल्यूट कर रहे हो आप, मतलब कोई अमाउंट एसिड लिया है फिर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, नहीं, हमेशा उल्टा करना है। वाटर पहले ऐड कर लेना है, फिर उसके बहुत स्लोली उस बीकर के या उस कंटेनर के या उस फ्लास्क के कॉर्नर से आपको धीरे धीरे H2SO4 डालना है उसके अंदर और कीप ऑन स्टरिंग, और उसको घुमाते रहो बेटा, ताकि क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और कई बार ये एसिड क्या करता है, स्पर्ट कर जाता है बेटा, ऊपर मुंह पे आके लगता है बहुत ज्यादा हाई तरीके से बेटा, इसलिए इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा काफी हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये इस तरीके का केस शो करता है बेटा। देन अब देखो जल्दी से नोट करो इसको, फिर मैं रब करता हूं सारा। देखो बेटा देखो बेटा अब हम बात करते हैं यहां पे आगे, टॉक अबाउट कि आगे किस तरीके से होता है बेटा। अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। We talk about the chemical properties of H2SO4 बेटा।
तो देखो हमें क्या मिलेगा, पहला केस, इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, ये बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, हाईली एसिडिक नेचर का होता है। कैसे, देखो H2SO4 को अगर आप डिसोशिएट करोगे तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, एंड दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1। एक H को डिसोशिएट करने के लिए H2SO4 में से, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए होती है, जो वैल्यू होती है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पे इसकी Ka की वैल्यू काफी हाई होती है बेटा, K इज वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻² के करीब होती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, HSO4 नेगेटिव, Ka2 H पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, सॉरी, यहां पे जो Ka की वैल्यू होगी बेटा, दैट विल बी Ka1 की, दैट विल बी ग्रेटर देन 10। सॉरी बेटा, माय मिस्टेक, ये ग्रेटर देन 10 होती है। और यहां पे जो Ka2 की वैल्यू होगी बेटा, दैट विल बी 1.2 इंटू 10⁻² बेटा, वो -2। तो क्वेश्चन ये भी आता है कई बार, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया बेटा एक दो बार, कि Ka1 की वैल्यू Ka2 से ज्यादा क्यों होती है, वाई Ka1 is higher than Ka2 for सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए Ka1 की वैल्यू ज्यादा क्यों आती है Ka2 से? तो देखो बेटा, आप इसके लिए दो केस डाल सकते हो आप। पहला क्या है, इसमें आंसर दे रहा हूं आपको, और आंसर में दो केस बताऊंगा। पहला केस, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, देखो हम H2SO4 is a neutral molecule, so it can easily give H पॉजिटिव आयन। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और इस तरीके से क्या होता है, वो H पॉजिटिव आयन जल्दी दे देगा, और जितनी जल्दी वो H पॉजिटिव आयन देगा बेटा, उतनी उसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्या होगा, ज्यादा दे देगा। दैट इज वाई द ईज with which H2SO4 gives H positive ion leads to higher value of dissociation constant, leads to higher value of dissociation constant Ka1, whereas if H positive ion is removed from HSO4 नेगेटिव, अगर H पॉजिटिव आयन हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम HSO4 नेगेटिव में से बेटा, तो यहां पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सो to remove H positive ion from negatively charged ion is difficult। क्या है बेटा, वो डिफिकल्ट होता है, एंड दैट इज वाई
and that's why Ka2 has lesser value बेटा, उसकी क्या होती है, लेसर वैल्यू होती है। क्लियर है केस, ये आ गया। अब देखो इसी केस में बात करते हुए नेक्स्ट दूसरा, आप इसी में रीजन दे सकते हो। ए रीजन दे दिया बेटा, बी रीजन देखो। बी होता है H2SO4 is a strong acid, so it can gives H positive ion easily, whereas HSO4 negative is weak conjugate base। HSO4 नेगेटिव क्या है बेटा, वीक कॉन्जुगेट बेस है, एंड H पॉजिटिव आयन कैन नॉट बी रिमूव्ड easily from cannot be removed easily from weak conjugate base। इसीलिए बेटा हम क्या बोलते हैं कि H2SO4 की Ka की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू Ka2। तो ये क्या बेटा, H2SO4 H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड and this is weak conjugate base, weak conjugate base बेटा। ठीक है, क्लियर है केस। तो ये देखो क्वेश्चन आता है और इस तरीके से उस क्वेश्चन का आप आंसर लिख के आते हो, ये हम इस तरीके से शो करते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। इट गिव्स two types of salts, दो तरह के सॉल्ट मिलते हैं बेटा यहां से। सपोज करो एक मिलेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, एक मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट। जो सोडियम बाइसल्फेट है इट्स एसिडिक सॉल्ट एंड दिस इज न्यूट्रल। ये क्या है बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर है केस। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, यहीं पे H2SO4 on reacting with NaOH you will have Na2SO4 plus water, Na2SO4 plus वाटर बेटा, ये देखो मिल गया। क्लियर। तो ये क्या है, एसिड बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो बेटा, ठीक है। इसी तरीके से H2SO4 हैज हायर value of SRP। H2SO4 has higher value of SRP, so it can't liberate H2 gas on reacting with metals present below हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो H2 गैस रिलीज नहीं करता बेटा। क्या होता है देखो,
अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि क्या होगा फिर उस केस में, तो आप कहोगे H2SO4 on reacting with copper sulfate प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिलता है। बाकी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे ये मेटल है जो कि हाइड्रोजन से नीचे आता है, जब वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो इट विल नॉट गिव यू हाइड्रोजन गैस, इट विल गिव यू वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है केस? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे लिखा देता हूं 2 मिनट। फोर्थ फिफ्थ बेटा, रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन react with H2SO4 will give you CO2 plus water plus sulfur dioxide. Sulfur react with H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस तरीके से बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। अब मैंने आपको बोला था कि ये क्या शो करता है बेटा, डिहाइड्रेशन करता है। तो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देखो क्या होगा बेटा इस केस में, अगर आप शुगर में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे तो आपको मिलेगा बेटा 12 कार्बन प्लस वाटर, 12 कार्बन प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस हैं वो आपको मिल जाएगा बेटा, 12 कार्बन प्लस वाटर। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस का एक नाम है बेटा, इसको बोलते हैं चेयरिंग इफेक्ट ऑफ शुगर। ठीक है ना? इसी तरीके से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा किसके काम आता है, सल्फोनेशन के। सल्फोनेशन वो इस तरीके शो करते हैं, देखो ये आ गया, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनेशन के नाम से हम ऑर्गेनिक में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा H2SO4 और ग्रुप 16 यहाँ पे खत्म हो गया बेटा। क्लियर केस? अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 17। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।